Hello, Assalamu alaikum. A very good morning to you all. Hope you are all doing great in your lives. Stay safe, stay positive. We're all in this together. So, we have completed our first unit, that is some basic concepts in chemistry. Hope you all got those things which I have told, and do try to solve numericals on mainly on the last portion, that is the on how to find different concentration of a solution, that is molarity, mole fraction, mass percentage and all. So today we're going to discuss our second unit, that is structure of atom. तो इससे पहले हमने जो सब बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर में हमने आप लोगों को बताया था कि डाल्टन पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में एक थ्योरी दी या एक थ्योरी दी। तो डाल्टन के थ्योरी के हिसाब से डाल्टन ने लगभग 1808 में वो थ्योरी दी, और उसने 1808 में डाल्टन ने थ्योरी दी और उसने बताया कि मैटर जो होता है वो इनडिविजिबल होता है, और तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं वो आइडेंटिकल्स नहीं होता उसने, लेकिन उसने ये बात बताई थी कि केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एटम्स होता है, और उसने कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया। ये सब इनसे बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन उसने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई। उसने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नए बारे में नहीं बताया, अन्य आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया, उसने सेम एलिमेंट्स एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं बताया। इन सब को आज अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अब स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स, जब एटम्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अलग अलग मॉडल्स दिए अलग अलग मॉडल्स को उन्होंने कंबाइन करके फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें माइकल फैराडे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और माइकल फैराडे के जो कंट्रीब्यूशन के बारे में हम ट्वेल्थ क्लास में जाके पढ़ते हैं कि उसका कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो पहले हम इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे डाल्टन के हिसाब से कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं होता था, लेकिन हमें हमें अब तो पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस होता है, कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल चार्ज होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें बताता है कि किस उसका एटॉमिक नंबर कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बताता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें मास नंबर के बारे में बताता है। अब हमें ये पता है कि अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। पहला हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? वन ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिसका नेगेटिव चार्ज होता है, और लगभग 1.60 इंटू 10⁻19 कूलम्स इसमें चार्ज होता है। इसका मास बराबर होता है 9.11, सॉरी, इसका मास बराबर होता है 9.11 के, 9.11 इंटू 10⁻³ इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसको डिस्कवर किया जे जे थॉमसन ने। अब कैसे डिस्कवर किया? डिस्चार्ज ट्यूब। अब बात ये है, ये सब तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये याद करने वाले वैल्यूज़ हैं। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि डिस्कवर कैसे हुआ इलेक्ट्रॉन, कि मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो इलेक्ट्रॉन की खोज में सबसे ज़्यादा हम जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की खोज में सबसे ज़्यादा माइकल फैराडे का कंट्रीब्यूशन है। उसने बताया था कि मतलब उसने बताया था कि उसने मतलब इलेक्ट्रोड्स बनाए, उसमें डिपोजिशन हुआ, डिपोजिशन की वजह से उसने कहा जब उसने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वहाँ से कुछ रेस निकले, या उसकी वजह से उसका वहाँ से कंसेप्ट आया इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम जे जे थॉमसन को देते हैं कि जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन्स को। तो कैसे किया यहाँ से? अब यहाँ पे ये बात आती है कि डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे पता चल रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन ही है। ये लगभग अर्ली अर्ली 50s की बात है, जब बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे इस चीज़ पे। तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट, मतलब वहाँ पे माइकल फैराडे ने भी काम किया, और उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे काम किया, और उसने वहाँ से डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बताया, और उसने डिस्चार्ज ट्यूब में से बताया कि इलेक्ट्रॉन के जनरेशन कैसे हुआ। तो मान लीजिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे दिखाया आप लोगों को, ये स्ट्रक्चर है डिस्चार्ज ट्यूब का। एक इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये कैसे बनता है? ये डिस्चार्ज ट्यूब बना होता है दो थिन प्लेट्स के, मेटल प्लेट्स के, जिसके अंदर ग्लास होता है, उसको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, सिलेंडर। जैसे मान लो ये जैसे यहाँ पे, सॉरी,
जहाँ से ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये कैथोड होता है, यहाँ पे एनोड होता है। तो ये सॉरी तो सॉरी तो ये जो उसने क्या मेनली उस टाइम पे कैथोड रे ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट होता था। कैथोड रे ट्यूब से उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का जनरेशन क्यों कैसे हुआ। तो ये जो कैथोड ट्यूब बना होता है वो इलेक्ट्रोड्स का बना होता है। मान लो ये इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, ये एनोड है, नेगेटिव चार्ज, कैथोड का पॉजिटिव, कैथोड का नेगेटिव चार्ज, एनोड का पॉजिटिव चार्ज। अब इसको जब हम किसी हाई वोल्टेज से जब जोड़ देते हैं, हाई वोल्टेज मतलब इतना ज़्यादा वोल्टेज, 1000 वोल्टेज, इतना वोल्टेज से जब हम जोड़ देते हैं, तब इस वोल्टेज के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस वोल्टेज के कारण यहाँ से कुछ चीज़ें निकलती हैं। अब यहाँ से कुछ चीज़ें निकलती हैं कैथोड से कुछ चीज़ें निकलती हैं। इसका मतलब हमें ये एक फंडामेंटल हमें ये पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट, ठीक, और नेगेटिव रिपेल हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होता है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव रिपेल होते हैं। ये एक फंडामेंटल चीज़ है, ये आपको याद है या आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जब इन्होंने यहाँ पे एक वोल्ट इतना ज़्यादा 1000 वोल्ट का वोल्टेज जब दिया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ से कोई चीज़ निकल रही है, कहाँ से, कैथोड से, और ये चीज़ यहाँ पॉजिटिव चार्ज की तरफ या एनोड की तरफ जा रही है। तब तो ये पता नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, तो उन्होंने यहाँ से ये कंसेप्ट लगा जी, यहाँ से जो निकल रही है वो पक्का नेगेटिव चार्ज का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव नेगेटिव तो हमेशा साथ नहीं रखते, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से जनरेशन हुआ किस चीज़ का, यहाँ से जनरेशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, और उन्होंने इसका नाम दिया क्या, इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इसको यहाँ पे ये जो कैथोड ट्यूब है, इसको नॉर्मली यहाँ परफोरेटेड कैथोड्स, यहाँ पे ऐसे परफोरेटेड कैथोड ऐसे बीच में छेद छेद करते हैं, मतलब उसको हम कहते हैं परफोरेटेड कैथोड, या कैथोड मेटल के बीच में, या ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके बीच में हम गैप करते हैं। और यहाँ पे जो इस बेस पे है, इस बेस पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे आंखों से तो दिख नहीं सकती है, तो नहीं दिखती है, तो इसके बेस पे हमने यहाँ से छेद कर दिया, और यहाँ पे एक हमने कि फॉस्फोरेसन या फ्लोरेसेंट ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब ये फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेसन ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे लाइट, अंधेरे में लाइट पता चलता है। जैसे नॉर्मल, जैसे हम बात करते हैं कि कुछ जैसे चूड़ी उड़ी टाइप का होता है, जिन जो मतलब रात में से चमक जाता है, वैसे ही यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ लगाई फॉस्फोरेसन टाइप, कि वहाँ पे इसलिए लगाई ताकि डिटेक्ट कर सके। अब ये लोग नेग्लेजिबल है, इलेक्ट्रॉन तो हम आंखों से देख नहीं सकते। अब जब ये चीज़ यहाँ से ट्रेवल करके इनके बीच से पास हो गई और जब यहाँ पे टकरा गई, तो यहाँ पे लाइटनिंग हुई। क्या हुई? लाइटनिंग हुई। उसी लाइटनिंग के कारण पे हमें पता चला कि हाँ जी, यहाँ से कोई चीज़ जा रही है, पार्टिकल्स हैं, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, और यहाँ से जाके इस चीज़ पे टकरा के हमें बता रही है कि हाँ जी, यहाँ पे कोई चीज़ ट्रेवल कर रही है। यहाँ पे हमने इसको पार्टिकल नेचर भी साबित किया और वेव नेचर भी साबित हो गई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस की जब बात करते हैं, तो फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस का हमारे पास लाइव एग्जांपल ये है कि जैसे हमारे पास टेलीविज़न है। जो टेलीविज़न है वो एक कैथोड ट्यूब ही होता है, जिस पे हमने मतलब जो हमारा स्क्रीन होता है वो फ्लोरेसेंस होता है, जहाँ पे ऐसे टकराने से हमारा इमेज बन जाता है। या इसमें हमारे पास गैसेस होते हैं, इसमें कैथोड ट्यूब के अंदर गैस होता है, और जो वैक्यूम पंप होता है, इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम प्रेशर डिक्रीज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जितना अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम करते हैं यहाँ। बाकी चीज़ें, इसमें जो फ्लोरेसेंट जो कोटिंग होता है वो मेनली जिंक सल्फाइड का होता है। जिंक सल्फाइड जो फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेसेंट का जो कोटिंग होता है, इसे कोटिंग करते हैं, तो वो होता है हमारे पास जिंक सल्फाइड का कोटिंग। यहाँ पे और एक बात कि ये जो कैथोड रे में जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं, इसमें गैसेस हमने बोला कि सॉरी, थोड़ा मिटा देते हैं। हमने बोला कि इसमें जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं, मान लो यहाँ गैसेस हैं, ये इनका जो होता है वो डिपेंड नहीं होता मटेरियल पे या इलेक्ट्रोड पे या नेचर ऑफ गैस पे। कैथोड यहाँ पे कोई भी चीज़ होगी या कोई भी एलिमेंट होगा या सेम सेम प्रॉपर्टी शो करेगी। मतलब ये नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द ट्यूब, या मतलब जो गैस प्रेजेंट है या जो मटेरियल का चीज़ बना है उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। ये है हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ रहा हमारा ऐसे। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम आर्य मुलिकन था, लगभग 1868 टू 1953। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल ड्रॉप मेथड करके एक एक्सपेरिमेंट, जिसके बेसिस ऑयल सॉरी
ऑयल ड्रॉप करके एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया। ये हमें ज़्यादा ये सब पढ़ने के वाली की बात नहीं है, हमें सिर्फ पता ये करना है कि कैसे डिस्कवर हुआ। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है उसको उन्होंने निकाला, या उन्होंने डिटरमाइन किया कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जब उन्होंने निकाला तो उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मास रेशियो के बेसिस पे निकाला। जब इन दोनों को डिवाइड करा तो उन्होंने ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब उन्होंने यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन मास, इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब डिवाइड किया उन्होंने यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग उनके बराबर आया 9.1094 शायद 94 इंटू 10 माइनस 31। ये था केजी, ये था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने कैलकुलेट किया। जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है वो मेनली बेसिस था, उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने लगभग कैलकुलेट किया था 1.6 इंटू 10 कूलम, सॉरी 10 - 19 कूलम, जो आजकल एक्सेप्टेबल है। तो आजकल का वैल्यू ये लगभग -1.602 इंटू 10 - 19 कूलम, जो आज का एक्सेप्टेबल वैल्यू है। आजकल मतलब जैसे न्यूमेरिकल्स में नॉर्मली ये वाले वैल्यूज इस्तेमाल होते हैं। तो ये था हमारा ब्रीफ था हमारा किसके बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। अब ये जो apparatus है, ये है चार्ज टू मास रेशो निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन का। तो ये मेनली एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट था जे थॉमसन, उन्होंने कैलकुलेट किया था हमारा इलेक्ट्रॉन अपॉन मास रेशो, इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन मास रेशो जो कितना होता है उसके बराबर। तो उन्होंने ये apparatus डिटरमाइन टू चार्ज apparatus डिटरमाइन द चार्ज ऑफ मास रेशियो, चार्ज और मास रेशियो को जो मतलब उन्होंने कैलकुलेट किया वो इस apparatus के बेसिस पे किया। सेम उन्होंने भी सेम कैथोड रे ट्यूब को इस्तेमाल करके किया, लेकिन उन्होंने क्या किया वहाँ पे उसने इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। जब उन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया तो एक डेविएशन दिखा, मान लो यहाँ पे डेविएशन दिखा रहा था ए डेविएशन। जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो यहाँ पे डेविएशन दिखा रहा था सी। तो जब इन्होंने मिनिमाइज़ करके इन दोनों को मिनिमाइज़ करके एक जब थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड जब मिनिमाइज़ करके उन्होंने दी तो यहाँ पे एक बी पॉइंट पे, यहाँ पे ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और यहाँ पे बी पॉइंट पे जाके स्ट्राइक हो रहा था। यहाँ से थॉमसन ने ये मतलब ये उनका हाइपोथेसिस था कि उन्होंने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन पे जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड करते हैं उनकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी पे आपने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया तो ये ए पॉइंट पे जाके, मैग्नेटिक फील्ड किया तो हमने सी पॉइंट पे जाके, और जब हमने दोनों मिनिमाइज करके लगाया तो यहाँ पे वो ए मतलब बीच में जब थोड़ा थोड़ा करके लगाया तो बीच में जाके स्ट्राइक हुआ। यहाँ से उन्होंने कुछ अपने मतलब कुछ कंक्लूजन किया। उन्होंने बताया कि मैग्नीट्यूड जो नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर, जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, जितना इंटरेक्शन ज़्यादा होगा उतना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे या जितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे आप यहाँ पे, उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अब उन्होंने बताया लाइटर जो मास, एलिमेंट के मास पे भी डिपेंड करेगा कि जितना लाइटर होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन जो होगा शो करेगा, मतलब अगर ज़्यादा लाइट होगा तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। और उन्होंने तीसरी एक पॉइंट ये दी कि जितना स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इन दोनों का, उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उस चीज़ का, उतना ज़्यादा वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से उन्होंने E/me का जो इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का उन्होंने एक रिलेशन निकाला, या उन्होंने एक रेशो निकाला जो लगभग 1.75 इंटू 10 - 11 कूलम पर केजी के बराबर आया। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिनमें हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस किया कि कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ और किसने किया और कैसे किया। तो होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो। ऑनलाइन सेशन में हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया हो तो आप थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक से पढ़ें, और हम जो आज की शाम को जो ऑनलाइन सेशन है उसमें आपको एक बार फिर से बताएंगे कि कैसे